नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। और हम चर्चा करेंगे 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक के शेयर मार्केट के विश्लेषण की सुभाष जी के साथ। शनिवार को हम करते हैं, लेकिन शनिवार को सुभाष जी अवेलेबल नहीं थे। लेकिन वीकली जो उनका एनालिसिस रहता है वो हर हालत में, हर कीमत पे आप तक सैटरडे से संडे के बीच में पहुंच ही जाता है। तो आज भी आपको संडे को सुबह ये मिल रहा है। अगर हम थोड़ा सा पहले कल फ्राइडे का देख लेते हैं, तो फ्राइडे को मतलब लगातार 5 दिन मार्केट ने गिरावट दर्ज करी है। और अगर पूरे 5 दिनों में देखें तो लगभग 13 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के स्वाहा हो चुके हैं इसमें पिछले 5 दिनों में। और सेंसेक्स 2186 पॉइंट गिरा है और लगभग 2.5% ये नीचे आया है। तो इसी तरह से निफ्टी भी गिरा और बैंक निफ्टी भी गिरे। अब नेक्स्ट वीक किस तरह से रहता है ये हमें देखना है। और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखें, जब हम लोग इस विश्लेषण को करते हैं तो हम लोग एक बात हमेशा कहते हैं कि ये जो रेंज सुभाष जी देते हैं, एनालिसिस करते हैं, ये आज की तारीख में बैठ के दिया जा रहा है। कल क्या खबरें आ जाएं और उसकी वजह से मार्केट या तो बहुत ही एकदम से स्पाइक कर जाए ऊपर या नीचे चला जाए। तो अभी आपने देखा जिस तरह से ट्रंप ने 500% टैरिफ का वो लगाया, ठीक है, प्लस वो वेनेजुला वाला चल ही रहा था, तो लेकिन 500% टैरिफ वाली जब न्यूज आई है तो उसके बाद से मार्केट लगातार गोते पे गोता लगाता जा रहा है। यानी कि थर्सडे को मार्केट गिरा और फ्राइडे को भी बहुत ही ज्यादा गिर गया। तो चलिए सुभाष जी से समझते हैं कि ओवरऑल ये सप्ताह किस तरह का रहा और क्या हमें ट्रंप की टैरिफ की अनाउंसमेंट के बाद, धमकी के बाद, थ्रेट के बाद हमें क्या यही एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए थी या इससे कहीं और ज्यादा बुरा हो सकता था, या अभी आने वाला जो वीक है वो किस तरह से अभी मार्केट को लेगा, अभी और नीचे लगातार गिरावट बनी रहेगी या कुछ और भी होगा। और ग्लोबल क्यूज क्या कहते हैं और एफआईआई जिस तरह से भागे चले जा रहे हैं 2026 में भी, क्योंकि लगभग 2.25 करोड़ का उन्होंने 2025 में बेचा है और जनवरी में भी अभी तरह से सुभाष जी ने लास्ट टाइम हमें बताया था, लास्ट वाले अगर आपने सेशन में देखा हो, कि भाई पूरे विश्व में के मार्केट्स में तेजी रही थी, सिर्फ हमारा मार्केट वीक रहा था। तो कंसोलिडेशन फेज में है, ऐसा सुभाष जी का मानना है। और ये साल या ये वाला हम कह लें कि वीक जो है ये कैसा रहने वाला है। सुभाष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी, सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी देखिए ये तो जो सुभाष वीक रहा है ना जी। हाँ जी, जी चलिए पहले आप जी जी बोलिए। हाँ, तो मैं यही सुभाष जी ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये बताएं थोड़ा सा कि ये जो वीक रहा, कि जो ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद आया। पहले तो आप हम लोगों ने बात करी थी कि जो ट्रंप ने वेनेजुला के ऊपर हमला किया तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत मार्केट में कमजोरी थी। लेकिन जब ये 500% वाली बात आ गई है उसके बाद से और ये थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट बहुत तेजी से गिरा है। तो अब इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए कि मार्केट में और क्या क्या चीजें संभावित हैं और क्या ग्लोबल क्यूज हैं, उस पर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप बताएं। हाँ देखिए, जो ये वीक मार्केट गिरा ना, ये 3 महीने के अंदर सबसे भयंकर गिरावट मानी हुई जी है जी ना। जी और तो इसमें जैसे स्मॉल कैप जो है वो 4% गिर गए और हम्म मिड कैप और लार्ज कैप 2.5% गिरे हैं। जी और इसके पीछे जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ग्लोबल टेंशन तो है ना। जी जैसे वेनेजुएला को इन्होंने ले लिया, टेक ओवर कर लिया, और जी है नहीं। दूसरा एक और चीज चल रही है, ग्रीनलैंड का ये आ, इसको भी टेक ओवर करना चाह रहे हैं, तो जो कि डेनमार्क के अंडर है। और डेनमार्क नेटो कंट्रीज का एक सदस्य है, मेंबर है। हम्म और डेनमार्क नहीं चाहता कि ये टेक ओवर किया जाए। इवन ग्रीन आइलैंड के अंदर भी वहाँ सर्वे हुआ, अराउंड 57,000 की पॉपुलेशन है वहाँ की। तो वो भी कहना चाह रहे हैं हम डेनमार्क के साथ रहना चाहते हैं, हम यूएस के साथ नहीं जाना चाहते। यूएस उनको कई तरह से लालच भी दे रहा है, 1-1 लाख डॉलर वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन को दे देगा और बहुत सारी चीजें। लेकिन वो किसी लालच में भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो डेनमार्क के साथ रहना चाहते हैं। और यहाँ पे उसको टेक ओवर करने का कोई रीजन नहीं है। वो कह रहा है इसकी सिक्योरिटी थ्रेट है और वहाँ पे रशिया चाइना से। और लेकिन पीछे तो कारण बहुत सारे हैं कि रेयर अर्थ वगैरह के वहाँ खजाने हैं और कई चीजें हैं। तो ये सोचते हुए कि अ, ट्रंप का दादागिरी जो है वो
वेनेजुएला में तो हमने देखा ही, और यहाँ पर भी वो नेटो से भी संबंध खराब करने को तैयार है। और वो ओपन बोल रहा है कि व्हाट एवर इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका आई विल डू। हम्म। वेदर इंटरनेशनल लॉ क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, आई डोंट बोदर, व्हाट ट्रम्प से एंड व्हाट इज नीडेड फॉर अमेरिका, ये मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो ये एक तो ये बात हो गई है। दूसरी बात कि वही रसिया का जो ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसने 50% जो है वो तो चल ही रहा है। वो कहता है कि यदि ये इंपोर्ट इंडिया ने कम नहीं किया तो मैं 500% तक टैरिफ लगा दूंगा। और तीसरा जो है कि इंडिया और रसिया का है वो जो ट्रेड एग्रीमेंट है, उसकी तो अभी कोई नज़दीक में संभावना नहीं नज़र आ रही, और वो अभी चल रहा है। उसके पीछे तो अभी यही लग रहा है कि भाई ये क्या है मामला, है नहीं, क्योंकि कुछ नज़दीक होता है तो ट्रम्प की स्टेटमेंट आ जाती है जो कि हम्म। माहौल को सारा खराब कर देती है। और अ, जो क्वार्टरली रिजल्ट है दिसंबर के, वो बढ़िया आने की उम्मीद है। और ऑप्टिमिज्म पूरा बना हुआ है, बजट का भी ऑप्टिमिज्म पूरा बना हुआ है। उसके बावजूद वो ओवर शैडो कर रहा है ये ट्रम्प की स्टेटमेंट है, और ये ग्लोबल क्लूज, ये सारी बातें उसको ओवर शैडो कर रही है। जो पॉजिटिव डोमेस्टिक इंडस्ट्री हमारी बढ़िया है, जीएसटी कलेक्शन दिसंबर का सही है नहीं, ग्रीन शूट्स कई बेटर हैं। लेकिन ये सब चीजें देखते हुए मैं ये ज्यादा हावी हो रही है ग्लोबल क्यूज वगैरह। तो और दूसरा एक ये है कि जहाँ आईटी स्टॉक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, अभी ना ये जो एशिया के दूसरे स्टॉक हैं जैसे चाइना का, हांगकांग का, ताइवान का, कोरिया का, ये टीएसएमसी है, सैमसंग है, एक्सके, हाइनिक्स कंपनी है, जी। ये 8 से 16% बढ़े हैं। और वहाँ हम्म। पी फॉरवर्ड पी मल्टीपल 16.3 है। और ओके। नैस्डैक से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं जो लास्ट ईयर 25% बढ़े थे, उनका पी भी 25% चल रहा है, 25 हम्म। टाइम। तो एशियन आईटी स्टॉक, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स बहुत चीप है, वो अभी बढ़ने के बावजूद भी 16.3 के ऊपर मल्टीपल है। तो जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो नेस्डेक के स्टॉक बेच रहे हैं और इनके खरीद रहे हैं। तो ओके। ये एक मैं आपको ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम में ना रिसर्च बेस ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर कंट्री के अंदर क्या एक पर्टिकुलर सेक्टर का पीई मल्टीपल क्या है, और उनके कंट्री में क्या है, जहाँ पे कॉस्टली हो जाता है वहां पे वो बेचना शुरू कर देते हैं, और जहाँ पे सस्ता है वहां पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो मनी जी। बहुत फास्ट मूव करता है। तो इंडिया का पी भी 22-23 के आसपास चल रहा है। लेकिन इंडिया की ग्रोथ, लंबे लॉन्ग टर्म की ग्रोथ को देखते हुए 21-22 अब रीजनेबल वैल्यूएशन है। तो मुझे लगता है कि एफपीआई की हालांकि अभी सेलिंग बनी हुई है, तो थोड़ी सी सेलिंग के बाद ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे, ये बहुत निर्भर करेगा कि ये क्वार्टर रिजल्ट कैसे आते हैं। तो उस हिसाब से इनकी बाइंग सेलिंग हो सकती है। बाइंग सेलिंग हो सकती है, बिल्कुल सुभाष जी। सुभाष जी, एक चीज अभी आपने कही कि भाई ट्रंप ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो वो करूंगा जो अमेरिका के लिए ठीक होगा। तो ये क्या एक तरह की दादागिरी नहीं है? और क्या अगर वो इस तरह के एक्शंस पे जाते हैं तो उनके ऊपर किस तरह से दबाव बनाया जा सकता है? देखो, क्या है कि दबाव तो अभी ओपिनियन वगैरह जो सोशल मीडिया पे आ रही है, इंक्लूडिंग एवरी कंट्री, नेटो कंट्रीज भी, और इंडिया, यानी एशियन कंट्रीज, चाइना, रशिया क्रिटिसाइज कर रहे हैं। खुल के नहीं करा है, क्योंकि वो भी इक्वेशन मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये वेनेजुएला का टेक ओवर कर लिया, इधर वो यूक्रेन को टेक ओवर करना चाहता है, इधर चाइना ताइवान को टेक ओवर करना चाहता है, इंडिया भी किसी पीओके को भी इंडिया देखना चाहता है। लेकिन फिर भी मतलब बहुत सारी कंट्रीज बहुत सारे प्रेशर के साथ दबी रहती है। तो थोड़ा यूएस का प्रेशर तो है, दादागिरी है, टैरिफ का प्रेशर भी है।
तो इसलिए, लेकिन फिर भी दबी जबान में और ओपनली बहुत सारी कंट्रीज इसके अगेंस्ट बोल रही है, और ये ग्रीनलैंड को अक्वायर करने की बात कर रहा है, तो इससे माहौल और खराब बन रहा है। क्योंकि कोई भी जैसे वहां पे अमेरिका के अंदर भी लोकल पॉलिटिशियन और ऑपोजिशन वो इस चीज को लाइक नहीं कर रहे कि हम स्ट्रोंग है, इसका मतलब हम किसी कंट्री को जो मर्जी चाहे वैसे कर दें। हर चीज लोग के हिसाब से, तरीके के हिसाब से होनी चाहिए। क्योंकि यदि जो यूएस सभी को पाठ पढ़ाता था कि भाई ये आपका तरीका गलत है या ये सही है, वो खुद इतना गलत कर रहा है, तो वो एक पाठ पढ़ाने वाली बात तो खत्म हो जाएगी। लोग इस चीज को, है नहीं। और बहुत हाँ सारे बिल्कुल जो सर, तो एंटी, कहाँ कहाँ तो ये वॉर रुकवाने के चक्कर में लगे रह रहे थे कि हमने ये वाली वॉर हाँ रुकवा दी, ये वाली वॉर रुकवा दी, तो मुझे हाँ, नोबेल नोबेल प्राइज प्राइज देना के चाहिए, चक्कर में नोबेल थे। प्राइज दे दो। और हाँ अब ये वो इसके बाद शांति के अगेंस्ट एकदम से सीधे एक्शन पे आ गए हैं। हाँ जी, जहाँ उसका इंटरेस्ट होता है तो वो। और फिर वेनेजुला में भी जैसे वो कह रहे हैं कि 30 मिलियन बैरल और 50 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से वो प्रोडक्शन करेंगे, और वो सारा तेल भी उन्हीं से बिकेगा। और जो ऑलरेडी वेनेजुला के पास काफी टाइम से अ, उसको टैंकर को बाहर नहीं आने दे रहे थे, वहाँ बहुत जी। सारा स्टॉक है, तो उसको भी हम बेच देंगे, उसकी प्रोसीड्स भी रख लेंगे। तो हम्म। मतलब ऐसी दादागिरी हर चीज के लिए कि भी पैसा भी रख लेंगे, तेल भी हमारे थ्रू बिकेगा, डायरेक्टली कोई कंट्री उनसे लेगा नहीं लोगा भी, वो भी हम डिसाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें ना उनकी क्रेडिबिलिटी को खराब करता है। जो आदमी पावर में है, माइट में है, उसको अपनी चलानी नहीं चाहिए वो। यदि वो दादागिरी करता है तो लोग कभी ना कभी इकट्ठा होके उसको प्रोटेस्ट करते हैं। आज तो इतनी किसी में ताकत नहीं है कि वो अभी प्रोटेस्ट कर पाए ओपनली वन कंट्री। हाँ, कुछ कंट्री, ब्रिक्स कंट्रीज मिलके कर सकते हैं, या नेटो और ब्रिक्स दोनों मिलके भी कर सकते हैं, या और रसिया, इंडिया, चाइना मिलके भी उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं। वो अब क्या इक्वेशन बनती है उस पर डिपेंड करेगा। उस पर डिपेंड करे। अब सुभाष जी, इसमें जैसे आपने कुछ प्रोमोटेशन कॉम्बिनेशन दिए, तो अगर मान लीजिए रशिया, इंडिया और चाइना चाइना मिल जाते हैं, तीनों एक साथ हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के ऊपर किस तरह का दबाव पड़ सकता है? देखिए, दबाव तो, क्योंकि चाइना सेकंड कंट्री है नहीं इकोनॉमिकली, और रसिया सेकंड कंट्री है मिलिट्रिकली, है नहीं। जी। अ, जी। और इंडिया थर्ड फोर्थ कंट्री है, दोनों तरीके से, इकोनॉमिकली है, मिलिट्रिकली। तो जी। तीनों मिलके तो ये बहुत बड़ी पावर बन जाती है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया और चाइना की, चाइना। है नहीं। जी। और यदि ये तीनों मिल जाते हैं दिल से, है ना, तो फिर तो मैं अमेरिका को मतलब सबक सिखा सकते हैं। लेकिन कितना स्ट्रोंग अलाइनमेंट होके उसको प्रोटेस्ट करते हैं, ये अभी इस हम्म। पर अपने बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं, है ना, जी। तो ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सुभाष जी, अब इसमें इसमें अगर हम ये देखें, आगे चलें, तो ये जो 500% वाला जो टैरिफ की बात, धमकी दे रहे हैं, तो इस 500% के जो टैरिफ का इशू है, तो इसका हमारी कंट्री पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर ये लग जाता है, लगा देते हैं तो? देखो रविंद्र जी, अ, क्या है कि अ, मैंने जैसे बताया था 145 बिलियन का ट्रेड है आपस का, ठीक है ना। कुछ जी। आइटम अभी एग्जम्प्टेड है, जैसे मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स हम्म। आइटम है, ये हंड्रेड जी। परसेंट एग्जम्प्टेड है। इनकी बहुत बड़ी टर्नओवर जारी है। तो फार्मा में भी कुछ आइटम्स हैं। तो ये, लेकिन ये है कि मैं इम्पैक्ट तो पड़ चुका है अभी। 50% के ऊपर भी एक्सपोर्ट सरवाइव नहीं कर, प्रैक्टिकल नहीं है। तो वो जी। 500 भी लगा देंगे, तो और 10% 15% जो यूएस को अभी जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो कम हो जाएगा एट द मोस्ट। इससे ज्यादा हम्म। फर्क नहीं पड़ेगा। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाँ बट जी। ओवरऑल फिर इससे क्या हमारी जीडीपी की ग्रोथ में फर्क पड़ेगा? क्योंकि जैसे अब जो आंकड़े आ रहे हैं एक्सपोर्ट्स वाले, वो थोड़े से गिर गए, क्योंकि जितने ऑर्डर्स एंड ऑल थे वो तो सब खत्म हो गए। तो अब उस कंडीशन में, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग पहले सोचते थे भाई ट्रम्प 50% टैरिफ नहीं लगाएगा, बहुत ज्यादा है, लेकिन उसने लगा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा मतलब मेंटली सिक है इस वक्त अपनी उम्र के हिसाब से। अच्छा, एक तो है ना, 2-3 मिनट में ही खत्म करना,
मैंने ठीक ध्यान है। नहीं दिया, मेरी बैटरी वीक है ना अच्छा, इसकी। अच्छा, हाँ, ठीक तो है। थोड़ा-सा हाँ, तो मेरे ख्याल आप है ना इसका पहले क्वेश्चन ले लो, है ना? मैं मार्केट का रेंज वाला, पहले ले लो। हाँ, रेंज वाला, ठीक है। तो हाँ जी। सुभाष जी अब ये बता दीजिए फिर नेक्स्ट वीक जो है ना क्या रेंज आप देख रहे हैं? देखिए रेंज में 25,250 से 26,100 देख रहा हूँ। हमारा निफ्टी 50 25,683 पर क्लोज हुआ था, जी। है ना? तो 25,250 से 26,100, 850 25 पॉइंट का 25,250 मतलब आप थोड़ी-सी गिरावट और देख रहे हैं कि हो सकती है हो अगर सकती मतलब है, कल। क्योंकि जी। 25,700 शुड बी वेरी स्ट्रांग, है हुँ, ना? लेकिन क्या है कि ये अभी जो इंटरनेशनल इवेंट्स हो रही हैं तो डाउन आ सकता है। जी। और हैं, लेकिन ये दोनों ही बातें, रेंज बाउंड रहेगा मार्केट, ज़्यादा फ्लक्चुएशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग है और 26,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सेलिंग है ना? हुँ, तो 26,100 मैं थोड़ा टेक्निकली बोल रहा हूँ। और निफ्टी बैंक 59,252 क्लोज हुआ था, तो ये जी। 58,600 से 60,200, 58,000 1600 पॉइंट की रेंज है। 58,000 58,600 से 60,200। ओके, ओके, ओके। और मैं आपको 58 थोड़ा बता देता हूँ, जी। गोल्ड है, सिल्वर है, 1,38,875 गोल्ड का है, हुँ, रेट 2,52,000 सिल्वर का है, क्रूड 56.93 हुआ है, ब्रेंट 60.88 हुआ है, डॉलर इंडेक्स 99.14 है और इंडियन रुपी, यूएसडी इंडियन रुपी 90.70 है। हुँ, ये रेट क्लोज हुए थे। तो गोल्ड और सिल्वर में वही तेजी मंदी क्या है, बहुत क्वेश्चंस लोग पूछते हैं। अभी जैसे चाइना के में सिल्वर उन्होंने काफी बाइंग की थी पीछे, और उन्होंने बैन भी कर दिया था कि भी एक्सपोर्ट कोई नहीं करेगा सिल्वर को, और इससे सिल्वर में स्कैरसिटी थोड़ी सी है। और गोल्ड सिल्वर में जो ईटीएफ है, उनके अंदर बाइंग पब्लिक की हर कंट्री में चल रही है, तो स्टॉक्स भरे पड़े हैं गोल्ड सिल्वर का और ईटीएफ का, तो इसलिए ये स्कैरसिटी दोनों में चल रही है, इसलिए भी टूट नहीं रहा है। और सट्टे वाले तो घुसे ही हुए हैं, है ना जी? और जी। डॉलर इंडेक्स भी 99.14 है, न घट रहा है न बढ़ रहा है ज्यादा, तो इसका भी आपको देखना पड़ेगा। एक ये है ना, जैसे कुछ सेक्टर डाउन हुए हैं पिछली बार, पिछले हुँ, वीक में। ऑयल एंड गैस है, निफ्टी एनर्जी है, निफ्टी इंफ्रा है, ये 4.5% डाउन रहे थे पिछले वीक में। डिफेंस सेक्टर 1.3% से बढ़ा था और ड्यूरेबल वो 1% बढ़ा है। लेकिन ओके। निफ्टी मेटल, रियल्टी और मीडिया स्टॉक जो है ना, और ऑटो स्टॉक्स, ये 2% तक गिरे थे। तो मतलब मिक्स्ड रहा है। और एफआई की सेलिंग कंटिन्यूअस चल रही है, और पिछले वीक जो है एफआई ने माल बेचा है, 9,210 करोड़ का बेचा है, 17,595 करोड़ का डीआई ने खरीदा है नहीं? और तो ये चीज है। और तो मैंने सारी चीज बता दी आपको, है नहीं? बिल्कुल ठीक है निफ्टी। भाई साहब, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो मैं एक बात चाहता हूँ कि दर्शकों के लिए आप ही एक बार ज़रा निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज दोबारा रिपीट कर दें, ताकि इस प्रोग्राम का हम अंत आज अंत यहीं पे कर लें। हाँ जी, ये देखिए 25,250 से 26,100, हुँ, और 58,600 से बैंक निफ्टी 60,200, ये 60,000 उम्मीद है। ये हाँ उम्मीद जी। है। तो ये जो एक जो बड़ा सपोर्ट 25,600 पे बताया जा रहा है कि भई 25,600 पे बड़ा सपोर्ट है, अगर ये टूट गया तो फिर क्या नहीं, 25,250 तक का लेवल आप देख रहे 25,700 भी सपोर्ट है, और हैं? ओके, क्लोज 25,683 रहा है। तो जी। ये सपोर्ट भयंकर है, और हुँ, ये वापस मेरे को लग सकता है अभी निफ्टी तेज, थोड़ा सा तेज खुलना चाहिए 700 से ऊपर ओके, टेक्निकली। जी। लेकिन यदि इसको अच्छे से तोड़ता है, बड़े लेवल से तोड़ता है, हुँ, तो मैंने कहा कि भई फिर 25,400 लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर हुँ, हुँ। उसको भी तोड़ देता है तो 25,200 तो भयंकर स्ट्रॉन्ग है, यानी बैंकर स्टॉक, टूटना चाहिए। हाँ जी। बिल्कुल। तो यानी कि एक तरफ अगर ग्लोबल क्यूज़ यानी कि ट्रम्प के टैरिफ का खतरा और ट्रम्प का जो वो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्ज़े करने का है, उसका एक खतरा अगर हमें दिखाई दे रहा है,
तो दूसरी तरफ हमें हमारे यहाँ पे जो रिजल्ट आने हैं Q3 के, वो अच्छी किरण लेकर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, सिल्वर लाइनिंग दिखाई दे रही है उसमें। और दूसरी तरफ से बजट जो 1 फरवरी को आने वाला है, वो भी एक अच्छा शेयर मार्केट के लिए एक बूस्ट देने का शायद काम कर सकता है। बिल्कुल। तो ठीक है, तो ये था आज की चर्चा सुभाष जी के साथ पूरे वीक के लिए कि 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में मार्केट कैसा रह सकता है। तो हमारे कार्यक्रम को आप जिस तरह से देखते हैं, सराहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन मित्रों को जो लोग शेयर में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, ताकि उनको जानकारी मिल सके। और हम इस कार्यक्रम के मार्फत से सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस और फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप शेयर मार्केट को आसानी से समझ सकें, ना कि हम इस कार्यक्रम के थ्रू किसी भी तरह से खरीद फरोख्त की आपको सलाह देते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्ते। बहुत धन्यवाद, सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल रात को चेन्नई था, इसलिए कल नहीं बना सका ये। जी जी और जी। है नहीं कोई हमारे हाँ, मैंने कल एक वो डेली एनालिसिस किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि भाई शनिवार को हम डेली आज सुभाष जी के साथ करते हैं, लेकिन सुभाष जी आज अच्छा एक जी। कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, तो चेन्नई में हैं, हाँ, तो हम कल आप तक पहुँचेंगे। तो आपका धन्यवाद ठीक है सुभाष जी, जी। धन्यवाद जी, लगातार आप सभी पिछले व्यूवर्स ढाई 3 सालों से कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई भी एक वीक मिस नहीं हुआ, तो ये कंसिस्टेंसी भी बताती है कि हमारी जब हम कोई ज़िम्मेदारी ले लेते हैं, तो उसका पूरी तरह से हमें किस तरह निर्वाह करना चाहिए। अदरवाइज़ एक्सक्यूज़ तो कभी भी किसी भी चीज़ का बन सकता है ना करने का। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, मैं भी बहुत पर्टिकुलर ही हूँ। आज भी मेरे को कहीं मॉर्निंग अपॉइंटमेंट था, मैंने कैंसल कर दिया। मैंने कहा ये करके फिर ही निकलूँगा मैं। जी, ठीक है जी? चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। जी।